हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको बहुत फास्ट रिवीजन कराने जा रहा हूँ। मैंने टारगेट रखा है कि 5 to 7 मिनट्स में या मैक्सिमम 8 मिनट्स में फटाफट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन करा दूँ कि इसकी मेन चीज़ें कहाँ कहाँ पर आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि करंट इन्वेस्टमेंट और कैश को एक साथ जोड़ कर लिखते हैं। ये जो होगा ये हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है और ये वाली चीज़ जो होती है ये हमारा क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर 2024 प्रिंट है, यहाँ पे 2025 प्रिंट है। अगर इस तरीके से आता है तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है। बट कई बार टीचर क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में देता है, 2024 पहले होगा, 2025 बाद में, तो ये ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर एक साथ लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसे सी कॉलम के प्लस में लिखते हैं। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इसे सी कॉलम के माइनस में लिखते हैं। इस 10% का यूज़ हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड लिखा हो। अगर इंटरिम डिविडेंड लिखा है तब हम इस 10% को कैलकुलेट करेंगे। इंटरिम डिविडेंड जो है वो एक बार सी कॉलम में माइनस होता है और वर्किंग नोट में प्लस होता है। अगर इंटरिम डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो तो वो हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। एक बार कहाँ आएगा सी कॉलम के माइनस में और दूसरी बार कहाँ आएगा वर्किंग नोट में प्लस। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। एक बार सी कॉलम के माइनस में आएगा और दूसरी बार वर्किंग नोट में प्लस करेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये है क्लोजिंग। क्लोजिंग में से हम माइनस करेंगे ओपनिंग। हमेशा क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करते हैं, तो 80 में से माइनस करोगे माइनस के 80,000, तो हमारा आंसर कितना आएगा वर्किंग नोट में 1,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा इंक्रीज़ होता है सी कॉलम के प्लस में। जनरल रिजर्व हमेशा इंक्रीज़ होता है सी कॉलम के प्लस में, अगर डिक्रीज़ हो जाए तो सी कॉलम के माइनस में। ठीक है, उसके नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग डिबेंचर्स पे। डिबेंचर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे सी कॉलम के प्लस में। बाई चांस अगर ये डिक्रीज़ हो जाए तो कहाँ लिखेंगे सी कॉलम के माइनस में। ठीक है, इसके अलावा डिबेंचर अगर डिस्काउंट पर इशू किए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमको 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, तो अगर हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हैं 1 लाख से इंक्रीज़ हो रहे हैं, मान लो 5% डिस्काउंट पर इशू किए, तो सी कॉलम में हम 95,000 प्लस करेंगे और जो 5,000 रुपये का डिफरेंस है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस कर देंगे 5,000 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन हो रहा है, मान लो लिखा है 40,000 का रिडम्पशन हमने 5% प्रीमियम पर किया है, तो हम 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो सी कॉलम में माइनस करेंगे और दूसरी बार इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, कैश क्रेडिट बैंक लोन का ही दूसरा नाम है। ये डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको सी कॉलम में माइनस करेंगे। रही बात 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, अगर डेट गिवन नहीं है तो हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं। अगर डेट गिवन होती है तो अपोजिट में निकालते हैं। मान लीजिए 24 की डेट है तो हम 25 पे निकालेंगे, 25 की डेट है तो 24 पे निकालेंगे। और मान लीजिए बीच में डेट आ जाए 1 अक्टूबर, तो आधा इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकालेंगे, आधा इंटरेस्ट हमेशा क्लोजिंग पे निकालेंगे। तो आधा इंटरेस्ट निकलेगा 10% के हिसाब से 5,000 रुपये, क्लोजिंग पे निकालेंगे तो 10,000 रुपये, टोटल इंटरेस्ट होगा 15,000। इंटरेस्ट कहाँ पर आता है, इंटरेस्ट एक बार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है और सी कॉलम में माइनस होता है। आजकल सीबीएसई बोर्ड में ये वाली एडजस्टमेंट बहुत आ रही है कि डिबेंचर पे हमारा इतना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट है हमारा 15,000 रुपये का, एनओई में तो पूरा 15,000 लिखेंगे, उसमें से 10,000 का अनपेड है, अभी तक पे नहीं किया है, तो हम सी कॉलम में कितना माइनस करेंगे, 5,000। इसके अलावा आप लोग जानते हैं क्रेडिटर बीपी ट्रेड पेबल्स हैं, अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो एक कॉलम में माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ के हेड में। अगर बाई चांस ये इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम एक कॉलम में प्लस करते हैं करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ के हेडिंग में। ठीक है, उसके आगे चलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स। मान लीजिए क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम इसे लास्ट ईयर मानते हैं और इसे एक कॉलम में माइनस करते हैं, और ये करंट ईयर का है, हम इसको क्या करेंगे, वर्किंग नोट में प्लस करेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं है, मान लीजिए अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसमें बैलेंस शीट में कुछ नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है टैक्स पेड, एडजस्टमेंट में लिखा है टैक्स पेड और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो हम इसी को वर्किंग नोट में प्लस करेंगे और इसी को सी कॉलम में माइनस करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए टैक्स प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा, वर्किंग नोट में प्लस सी कॉलम में माइनस। बट अगर हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने ये बता दिया क्या करना है, और अगर बैलेंस शीट में नहीं है और एडजस्टमेंट में है, चाहे कुछ भी हो, तो क्या करना है वो भी बता दिया। मान लो अगर एडजस्टमेंट आ जाए और हमें बैलेंस भी दिया हो और एडजस्टमेंट भी दिया हो, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। टैक्स अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। जो टैक्स प्रोवाइडेड होता है या जो टैक्स प्रोविज़न मेड होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं।
तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, पेड। और बाई चांस अगर हमें क्वेश्चन में पेड गिवन होगा तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, प्रोवाइडेड या मेड। ये वर्किंग नोट में प्लस होता है और ये सी कॉलम में, सॉरी ए कॉलम में माइनस होता है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा इंक्रीज़ होते हैं, NOE में प्लस होते हैं, अगर बाई चांस डिक्रीज़ हो जाएं तो NOI में माइनस होंगे, ठीक है। लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है, अगर हमें इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसे सिंपली इंक्रीज़ मान रहे हैं तो इसे हम बी कॉलम में परचेज़ मानेंगे। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसे बी कॉलम में परचेज़ मानेंगे, और परचेज़ कहाँ होती है, माइनस। ऐसे ही ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हम बी कॉलम में से क्या मानेंगे, परचेज़। और ये वाला जो डिफरेंस है ये डैप का, ये हम NOE में लिखेंगे अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन मानेंगे और NOE में प्लस करेंगे। मान लो इनकी एडजस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे, इनका अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको बिल्डिंग दिया हुआ है तो हमारे को पहले देखना है कि बिल्डिंग के साथ हमें एक्यूमुलेटेड डेप दिया है या नहीं दिया। मान लीजिए डेप नहीं दिया तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं करंट ईयर का। कौन सा डेप लिखते हैं, करंट ईयर का। यहाँ पे हमने 40,000 की चीज़ को 30,000 में बेचा है तो 30,000 यहाँ लिखेंगे, 10,000 का लॉस यहाँ लिखेंगे। इस साइड का टोटल बढ़ा है तो हम डिफरेंस को क्या मान लेंगे, अपनी परचेज। मान लो हमने 40,000 की चीज़ को 50,000 में बेचा है तो 50,000 यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। सेल कहाँ पर आती है, बी कॉलम के प्लस में। लॉस कहाँ आता है, NOE में प्लस में। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, NOE में प्लस में। प्रॉफिट कहाँ आता है, NOI में माइनस में। और परचेज कहाँ आती है, बी कॉलम में माइनस, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन में हमें मशीन भी दिया हुआ है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप भी दिया है, जैसा मैं आपको दिखा रहा था अभी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो दोनों में फ़र्क समझ लो। अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप और उसी की ही क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट नहीं दिया तो हम यहाँ पे डेप कौन सा लिखेंगे, करंट ईयर। बस यहीं पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, उसे आपको याद रखना है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप नहीं दिया है तो कौन सा डेप लिखना है, करंट ईयर। एक्यूमुलेटेड डेप दिया है तो कौन सा डेप लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप। बाकी तरीका सेम है, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जितने की आपने सेल की, जो भी आपको लॉस हुआ है। यहाँ पे उस एसेट्स को जो आपने बेचा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप लिखेंगे, वो एक्यूमुलेटेड डेप यहाँ आ जाएगा। इसके टोटल में से इसे घटाएंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, परचेज। परचेज कहाँ आती है, बी कॉलम में माइनस। सेल कहाँ आती है, बी कॉलम में प्लस। लॉस कहाँ आता है, NOE में प्लस। और इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप सिर्फ यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग होती है। यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, तो इससे क्या डेप निकल जाएगा, करंट ईयर का। करंट ईयर का डेप कहाँ आता है, NOE में प्लस। आगे चलते हैं हम लोग, गुडविल। अगर हमारी गुडविल डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस करेंगे। और बाई चांस अगर इंक्रीज़ हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे, बी कॉलम में परचेज करेंगे। सेम पेटेंट भी ऐसे ही है। पेटेंट अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम इसको बी कॉलम में परचेज मानेंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो NOE में प्लस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, हमको इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हम इसे बी कॉलम में प्लस करेंगे। अगर हमें इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मली किसी एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे हम बिल्डिंग की जगह लिख देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डेप नहीं होगा, सिंपल यहाँ पे सेल लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, तो क्या निकल जाएगी, परचेज। यानी अगर हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है तो सेम बिल्डिंग की तरह बनाएंगे, बस उसमें डेप नहीं आएगा, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे अगर कोई परसेंटेज है तो हमें उस पर इंटरेस्ट निकालना है। कुछ नहीं बोला तो हम ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस करेंगे और बी कॉलम में प्लस करेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और, नेट प्रॉफिट हम वर्किंग नोट में लिखते हैं। इसके अलावा ये जो जनरल रिजर्व है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस। और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो यहीं पे हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक। प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन सा लेते हैं, लास्ट ईयर वाला। एडजस्टमेंट में दो दिए होते हैं, करंट ईयर और लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वाला यहाँ लिखते हैं और लास्ट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड ही सी कॉलम में माइनस करते हैं। ऐसे ही टैक्स प्रोवाइडेड यहाँ पर आता है और दूसरी बार हम इसको कहाँ लिखते हैं, ए कॉलम के माइनस में। प्रेफरेंस शेयर्स का या इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर पे जो भी होता है वो यहाँ वर्किंग नोट में प्लस होता है और सी कॉलम में क्या करते हैं, हम इनको माइनस कर देते हैं। जो भी फाइनली ये वाला नेट प्रॉफिट होता है इसको हम उठाकर यहाँ पे लिख देते हैं सबसे ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। एक चीज़ जहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये
कि यहाँ पर जब वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल को लिखना भूल जाते हैं। ये ज़रूर लिखना है, यहाँ पर टोटल करना है। फाइनली इसका जो आंसर है वो लिखना है नेट कैश इनफ्लो, अगर आंसर प्लस में आता है। माइनस में आता है तो आउटफ्लो लिखेंगे, और यहाँ पर हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिखते हैं। ऐसे ही बी कॉलम का आंसर यहाँ पर लिखते हैं फाइनली। अगर माइनस में आ रहा है तो यूज्ड, और अगर प्लस में आ रहा है तो इनफ्लो। इसी तरीके से सी कॉलम का आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो इनफ्लो, माइनस में आ रहा है तो आउटफ्लो। डन। ये मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिविज़न क्विकली करा दिया है, सो दैट कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले सारी चीज़ों को माइंड में रख कर जाएँ।